नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख रामसर साइट्स या भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दरअसल देखिए, अपनी हमें ये टॉपिक पढ़ना था भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, परंतु जब मैंने पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को देखा तो मैंने ये महसूस किया कि भारत की प्रमुख झीलें वहीं से पूछी गई हैं जो कहीं ना कहीं भारत की रामसर साइट्स हैं, है ना। तो हम फालतू में झीलों को पढ़ने के बजाय सीधा अगर रामसर साइट्स को ही पढ़ लें तो कैसा रहेगा, है ना। क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी आजकल मतलब जो हाल फिलहाल में जो ऐड हुए ना उनके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम यही देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, अब देखिए ये रामसर साइट्स हैं अपनी इंडिया की टोटल। फिलहाल यहाँ पर ये टोटल अपनी अभी 80 रामसर साइट्स जो है फरवरी 2024 तक देखा जाए तो 80 रामसर साइट्स हैं। ये फोटो आप जूम करके देख लीजिएगा कि अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी रामसर साइट्स हैं। ये लेटेस्ट डेटा है, भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। देखिए ये इस प्रकार से रामसर साइट्स होती हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रामसर साइट्स क्या होती हैं और इन्हें रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है, सब हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बार ये लैंडस्केप दिखा दूं कि रामसर साइट्स जो होती है ना, जिन्हें आर्द्र भूमियां या दलदल भूमियां भी कहा जाता है, तो वो किस प्रकार की होती है ना। एक बार आपके दिमाग में छवि बन जाए कि किस प्रकार से होती हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए इन्हें रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि सर रामसर साइट्स आप कह रहे हो, तो ये रामसर साइट्स इन्हें या रामसर स्थल कहा क्यों जाता है। तो देखिए रामसर जगह का नाम है। कहाँ पर है रामसर? रामसर है ईरान में। ठीक है साहब, ईरान में है तो उससे भारत से क्या लेना देना है। देखिए 1971 ईस्वी में ईरान में जो है बैठक होती है और ईरान में एक समझौता किया जाता है, एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया जाता है जिसका नाम होता है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, कब? तो 2 फरवरी 1971 को, है ना। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है ना। ठीक है साहब, हो गया। अब देखिए 1971 में ईरान के रामसर नामक जगह पे ये साइन किया जाता है, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ गया बाद में, है ना। तो जो आर्द्र भूमियां इसके अंदर रखी जाएंगी उनका नाम भी फिर रामसर साइट्स ही कर दिया गया। ये समझ में आया आपको कि रामसर साइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईरान के रामसर नामक शहर में 1971 में ये कन्वेंशन हस्ताक्षरित किया गया था, इसलिए उसके नाम पे ही इन आर्द्र भूमियों का नाम रामसर साइट्स रख दिया जाता है, जो कि इस कन्वेंशन के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है ना। अब इस जो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ये सब क्या है? अलग अलग टाइम पर जोड़ी गई आर्द्र भूमियां हैं। ये शांति के साथ आप पढ़ लीजिएगा, उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कब जोड़ी गई, कौन सी ईस्वी में जोड़ी गई, इतना कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो है तमिलनाडु में। देखिए ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, यहाँ पर जब तक 75 रामसर साइट्स थी ना तब तक का ये डेटा है। अब इन 75 रामसर साइट्स में देखिए 5 और बाद में ऐड होती है तो 80 हो जाती है ना। उन 5 में से 3 जो है वो होती है कर्नाटका में और 2 जो होती है वो होती है तमिलनाडु में, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे रामसर साइट कौन से राज्य में है तो तमिलनाडु में है। उसके बाद में किस में है? उसके बाद में उत्तर प्रदेश में है। ये वाली बात आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु। उसके बाद किस पे है? किस में है? उत्तर प्रदेश में। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रख लेना है क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देती है। अब ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या बला है भाई? तो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है, ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी इसी रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड ही है। देखो ऐसी आर्द्र भूमियां जिनके ऊपर खतरा है, समझ रहे हैं बात? यानी ऐसी आर्द्र भूमियां जिनके ऊपर विलुप्ति का खतरा है, ऐसी आर्द्र भूमियां जिन पर मानव प्रभाव के कारण विलुप्ति का खतरा है या वो ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं या संभावना है। समझ रहे हैं आप बात? ऐसी आर्द्र भूमियों के जो साइट्स होती हैं, ऐसी आर्द्र भूमियों को इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है।
क्यों डाल दिया जाता है? ताकि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, अतिरिक्त ध्यान दिया जा सके, विश्व समुदाय का ध्यान उधर आकर्षित किया जा सके। भाई ये जो रामसर भूमियाँ हैं, ये रामसर भूमियाँ जो है वो ज़्यादा आप कहो कि संवेदनशील है और ये प्रभावित हो चुकी है मानव जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा। अब आप कहोगे सर भारत में ऐसी कोई आर्द्र भूमियां हैं, तो बिल्कुल है। एक तो अपनी है लोकटक झील, ये कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। समझ रहे हैं बात? ये दो जो है भारत की ओर से इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया है। एक और हुआ करती थी चिल्का झील, है ना, एक चिल्का झील जो है वो और हुआ करती थी, परंतु इसको बाद में निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है इसे, अभी बाहर है ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से, पहले हुआ करती थी, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन सी रामसर भूमियाँ जो है जोड़ी गई है, वो इतना आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये रामसर भूमियाँ जो है इनको देखता कौन है भाई? इनसे संरक्षण जो इनका संरक्षण वगैरह है ये कौन देखता है? कौन सा मंत्रालय देखता है? तो पर्यावरण मंत्रालय इनका संरक्षण देखता है। ये वाली बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी आपको कि कृषि मंत्रालय देखता है, ग्रामीण मंत्रालय देखता है, तो नहीं, पर्यावरण मंत्रालय जो है वो देखता है। ठीक है ना। ये अलग अलग टाइम पे जोड़ी गई, जैसे हैदरपुर वेटलैंड जो है वो 2021 में जोड़ी गई है ना। ये 47वीं रामसर साइट हुआ करती थी, और ये मानव निर्मित वेटलैंड हुआ करती थी हैदरपुर वेटलैंड, जो कि कहाँ है? हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, जो कि यूपी में है। ठीक है साहब। अगस्त 2021 में देखें तो फिर 4 और साइट्स जोड़ी जाती है, जैसे अहमदाबाद गुजरात के पास थोल झील है, तो यूपीएससी पूछ लेगी थोल झील कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, बिहार में, है ना, जम्मू कश्मीर में। तो थोल झील कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में थोल झील है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है, गुरुग्राम के पास में। ठीक है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झज्जर हरियाणा में है। और वाधवा वेटलैंड कहाँ है? तो वाधवा वेटलैंड है गुजरात के वडोदरा में है, वाधवा वेटलैंड, है ना। ये सारी जानकारियां, है ना। अब आपको ये याद नहीं रखना कि अगस्त 2021 में जोड़ी गई है कि नहीं गई है, ये सारी मैं आपको आगे और बताऊंगा एक एक करके, पर 2 बार सुन लोगे तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा ना कि थोल कहाँ है? तो थोल झील है गुजरात में। ठीक है साहब। 2020 में भी कुछ जोड़ी गई थी, है ना। जैसे सोकार वेटलैंड ये कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। वहाँ पर जो सोमिरी वगैरह जो झीलें हैं वगैरह, है ना। उसके बाद में लोनार झील जो है 2020 में जोड़ी गई है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद में 2020 के करीब जो है सूर सरोवर कीथम, जिसे लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, ये भी जोड़ी गई है। उत्तराखंड का जो आसन बैराज है वो भी जोड़ा गया है 2020 में। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी ने पूछ लिया था, कंवर झील या कबरताल? ये कंवर झील है ना, या कबरताल? कबरताल ये कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से पूछ लिया था यूपीएससी ने, थोड़ा सा घुमा फिरा के। तो ये कबरताल जो कहाँ है? ये बिहार में है ना। उसके बाद में सुंदरवन जो है, सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र, वो आरक्षित वन भी जोड़ा गया है 2020 में ही, सुंदरवन आरक्षित क्षेत्र। तो देखिए सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र ही अपने यहाँ, माफ कीजिएगा, आर्द्र भूमि या आप कहो कि रामसर साइट भारत में कौन सी है? तो वो है सुंदरवन, सबसे बड़ी। ये डेटा भी आगे आएगा, है ना। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो सुंदरवन है, ये पूछ लेगा। और सबसे छोटी कौन सी है? तो रेणुका झील। सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका झील। ये कहाँ है? हिमाचल में। ये भी आपको याद रखना है। और सांबर झील जो है भारत में, ये भी एक रामसर साइट ही है। सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है, और वो जहां तक मैंने एनालाइज किया है वो यहीं से क्वेश्चन पूछती है। ऐसा पूछ लिया था कि ये निम्न में से कौन सी झीलें जो है वो खारे पानी की झीलें? तो ये सांबर झील जो है ये खारे पानी की ही झील है। ठीक है। अब देखिए ये रामसर साइट क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि रामसर साइट्स वो होती है, या वो आर्द्र भूमियां या नम भूमियां जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है, वो रामसर स्थल होते हैं। यानी सारी आर्द्र भूमियां रामसर स्थल नहीं होती है, वो वाली आर्द्र भूमियां रामसर स्थल होती हैं जिनको रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है ना। और यहाँ पर देखिए जल पक्षी के आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? खासतौर से जो जलीय पक्षी हैं उनके आवास से संबंधित,
और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और उनके सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर समझौता। ये जो कन्वेंशन है वो ये है, आपको याद रख लेना है। ठीक है साहब। और इसका नाम कहाँ पर रखा गया है, तो ईरान का शहर है रामसर, उसके नाम पर रखा गया है, जहां पर 1971 ईस्वी में ये कन्वेंशन साइन किया गया था, उसी के नाम पर इसे रामसर कन्वेंशन इसका नाम दे दिया गया है। देखिए ये आपको वैसे भी एनवायरनमेंट में तो वैसे ही पढ़ना था, ये चीज़ें आपको रामसर वगैरह ये कन्वेंशन एनवायरनमेंट में आपको वैसे पढ़ना है, तो हम ज्योग्राफी में भी इसको देख लेते हैं और हमारा लेक वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और रामसर भूमिया क्या होती है ये भी हो जाएगा, साथ ही साथ करंट के साथ भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो भारत में 75 रामसर साइट्स हुआ करती थी, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, अब है कितनी है 80, ये 75 की जगह आप कितना कर लीजिएगा 80 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो सारी मैं 75 की 75 अभी यहाँ पर गिना देता हूँ और 5 जो है वो लास्ट में आपको दिखा दूंगा। देखिए ये तमारा झील सबसे पहले है ना, कहाँ पर है, ओडिशा में है, 2022 में नई जोड़ी गई है, मतलब याद रखना है। तमारा झील कहाँ पर है, तो ओडिशा में है तमारा झील। उसका बाद हीराकुड जलाशय, ये तो ओडिशा में ही है, कौन सी नदी पर है, कौन सी नदी पर है, माफ कीजिएगा महानदी पर है। हीराकुड जो है ये महानदी पर है और ये मानव निर्मित है। अंसुपा झील कहाँ है, ये भी ओडिशा में है। यशवंत सागर झील या यशवंत सागर कहाँ पर है, ये तो मध्य प्रदेश में है, ये नए जोड़े गए हैं देखिए 2022 में, तो आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, और मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कहाँ साइट्स, तो तमिलनाडु में ही है। फिर सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमिया कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ये सुचिंद्रम वगैरह ऐसे नाम से तो आप पकड़ ही लोगे कि यार कहाँ है, साउथ में ही होना चाहिए। वुडुवर इस प्रकार के नाम भी साउथ में होते, तो ये भी तमिलनाडु में है। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। ठाणे क्रीक ये तो आप पकड़ी लोगे, ये महाराष्ट्र में। ठाणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, तो ठाणे क्रीक भी कहाँ होगा, महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है साहब। उसके बाद में हीगम, देखिए ये कोई यूपीएससी ने पूछ दिया था एक बार कि हीगम जो है झील या हीगम आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिर शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। तो शालबुग और हीगम ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर वाली तो है संवेदनशील जगह वाली क्षेत्र जो है वहाँ तो आपको याद ही रखना है। नंदा झील कहाँ है, तो गोवा में। देखिए कंफ्यूज हो जाओगे, नंदा जैसा नाम गोवा में आपको सुनने की आदत नहीं है ना, गोवा में आपको पश्चिमी तरीके के नाम सुनने की आदत होगी, परंतु ये नंदा झील जो कहाँ है, ये गोवा में ही है। कारीकिली पक्षी अभयारण्य, ये तो कोई भी पहचान लेगा कि ये तमिलनाडु में ही होगी। ये भी देखिए पल्लई करनई मार्श रिजर्व, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है, पल्ली करनई मार्श रिजर्व। इस प्रकार से नाम जो है करनई हो गया, पिल्लई हो गया, इस प्रकार के नाम जो है वो तमिलनाडु में ही होते हैं। पिचावरम मैंग्रोव वन, ये तो आपको याद रखना है, पिचावरम मैंग्रोव वन कहाँ है, तमिलनाडु में है। मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बनूर आर्द्र भूमिया तमिलनाडु में है, इसलिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। वेलोड पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। उदय मर्थंडपुरम जो है ये भी तमिलनाडु में है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। रंगनाथिट्टू, देखिए ये रंगनाथिट्टू ये है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा कि सारे एक जैसे नहीं है ना, तो ये साउथ वाले नाम सुन के आप कहीं पता लगो कि सारे के सारे आप वहीं लगा दो कि तमिलनाडु में है ना। तो रंगनाथिट्टू को याद रखना, ये रंगनाथिट्टू तो वहाँ पर देखिए एक मंदिर भी है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू, और ये नया जुड़ा है 2022 में, तो याद रखना है। साखे सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सिरपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुंथनकुलम जो है, कुडनकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो वैसे कुडनकुलम की जगह कुंथनकुलम ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। सतकोशिया गौड़ जो है ये तो ओडिशा में ही है, तो याद रह जाएगा आपको। पाला ये देखना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये पाला तो जो है याद रखना, ये मिजोरम में है, और मेरे हिसाब से मिजोरम में एकमात्र ये है ना, इसलिए पाला जो है वो कहाँ पर है, मिजोरम में। आमतौर पर ऐसा मिजोरम वगैरह में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में अलग सा अजीब सा थोड़ा नाम होता है, अजीब सा नहीं कह सकते, मतलब हमारे लिए थोड़ा अलग हो सकता है वो नाम, है ना। परंतु पाला देख के आपको हो सकता है कि यही भारत मतलब उत्तर भारत का कोई नाम लगे, परंतु पाला कहाँ है, मिजोरम का, और ये लगभग शायद वहाँ का एकमात्र ही है। बखीरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रखना है, बखेड़ा खड़ा होता रहता है ना उत्तर प्रदेश में, कभी योगी बखेड़ा खड़े करते रहते हैं, कभी कोई और बखेड़ा खड़े करता रहता है ना। इस प्रकार से बखेड़ा कहाँ है, ये बखीरा तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है साहब।
भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये हरियाणा में है भिंडावास वाला। सुल्तानपुर कहाँ है, तो ये भी हरियाणा में है। सुल्तानपुर भिंडावास, ये आपको याद रखना कहाँ है, ये हरियाणा में है। हैदरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। वाधवा ऑलरेडी देख लिया, गुजरात में है। थोल झील कहाँ है, गुजरात में है। खिजाड़िया, देखिए ऐसा नाम तो जो है खिजाड़िया जैसा कहाँ होते हैं, गुजरात में होते हैं, तो खिजाड़िया गुजरात में है। उसके बाद में अगर हम देखें सोकार, है ना, तो ये सोकार, सोमिरीरी, ये सब लेक्स कहाँ हैं, तो ये लद्दाख में है। सो ऐसा कुछ नाम है चाइनीज जैसा, है ना, ये लद्दाखी नाम है वैसे, तो आप ये लद्दाख में नाम लगा देना। फिर सूर सरोवर, अच्छा सा नाम है, उत्तर प्रदेश में है। आसन, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, उत्तराखंड में है। कबरताल देखिए ये कबरताल है ना, कबरताल या कंवर झील, ये भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ है, बिहार में है, और ये बिहार की एकमात्र है। लोनार झील महाराष्ट्र में बिल्कुल। समन उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्घ, ये भी उत्तर प्रदेश में है। समन, समसपुर, इसका ऐसा नाम आएगा सह वाले ज़्यादातर, वो उत्तर प्रदेश में है। समसपुर उत्तर प्रदेश में है। ब्यास नदी तो पंजाब से होकर गुजरती, तो पंजाब में ही होगा। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब में है। नांगल, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, पंजाब में, तो पंजाब में होगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तो नवाब कहाँ होते हैं, उत्तर प्रदेश में ही तो होते हैं, तो नवाबगंज उत्तर प्रदेश में। सेंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवर झील, तो सह वाले मैंने बताया था ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है। सेंडी, सरसई, समन, है ना, तो ये सरसई है उत्तर प्रदेश में। नंदूर मधमेश्वर, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, याद रखना आपको, नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है। सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में है ही है। इस प्रकार से नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। अपर गंगा उत्तर प्रदेश में है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में रेणुका भी है। होकेरा, ये यूपीएससी ने पूछ लिया था, यूपीएससी में हाल फिलहाल में पूछा है। होकेरा कहाँ है, तो होकेरा है जम्मू कश्मीर में। ये मेरा भी गलत हो गया था क्योंकि मैं इसे पंजाब में लगा के आ गया था, तो होकेरा आंध्र में जो कहाँ है, कश्मीर में है होकेरा, याद रखना आपको। रेणुका देखिए हिमाचल प्रदेश में है, ये भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, रेणुका आर्द्रभूमि, है ना। और रुद्र सागर कहाँ है, तो ये त्रिपुरा में, देखना आपको लगेगा उत्तराखंड वगैरह में कहीं है, क्योंकि रुद्रपुर वगैरह उत्तराखंड में है ना, परंतु रुद्र सागर त्रिपुरा में है ना। रुद्र से याद रखना, रुद्र मतलब क्या होता है, भगवान शिव, और त्रि मतलब तीन, उनकी त्रिनेत्र होते हैं ना, तो बस कैसे याद करना है, तो ये शिव रुद्र त्रिपुरा से रिलेटेड है, याद रखना। पाला कहाँ से था, मिजोरम से, ये भी आपको याद रखना है। सुरिनसर मानसर झील, ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है। सुरिनसर मानसर झील जो कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुड़ी तो केरल में है, सबको पता है। भीतरकनिका ओडिशा में है, बिल्कुल। भोज आर्द्रभूमि परमार राजा भोज के नाम पर मध्य प्रदेश में है। दीपोर बिल आसाम में है। पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, तो कलकत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वहीं होंगी। कंजली या कांजली आर्द्रभूमि है पंजाब में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर जाती है गोदावरी नदी, यहाँ पर जाती है कृष्णा नदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में है कोलेरू झील, ठीक है। तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य, यह है तमिलनाडु में, पॉइंट कैलिमर। पोंग झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में ही है। रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। सो मिरीरी, देखना सो वाला जो मैंने बताया था आपको, ये ऐसा लद्दाखी नाम है, तो ये कहाँ होगा, लद्दाख में। वेम्बनाथ कोल, क्योंकि यहाँ पर जो झीलें हैं उनको ही कोल कहा जाता है, इसलिए वेम्बनाथ कोल कहाँ है, केरल में। केरल में जो झीलें होती हैं उनको कोल कहा जाता है, तो वेम्बनाथ कोल कहाँ है, केरल में। सस्थम कोट्टा झील, ये सस्थम कोट्टा झील जो है ये भी केरल में ही है। ये कोट्टा वोट्टा समझ के आप जो है वो तमिलनाडु मत लगा दीजिएगा, याद रख लीजिएगा। सस्थम कोट्टा कहाँ है, केरल में है। वूलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए यहाँ से निकलती है शेषनाग से, शेषनाग झील वेरीनाग झील के पास से निकलती है झेलम नदी। यहाँ पर इसके किनारे श्रीनगर है, और यहाँ पर फिर ये वूलर झील में गिरती है, और वूलर झील में गिरने के बाद में ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये है झेलम नदी, तो ये वूलर झील कहाँ होगी, जम्मू कश्मीर में ही है, ये आपको याद रखना है। हरिके ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है, पंजाब में है हरिके। लोकटक झील मणिपुर में है, और ये मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में भी है, आपको याद रखना कहाँ पर है, ये मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में है ये, ठीक है साहब। फिर सांबर झील, सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में, और ये खारे पानी की झील है, ठीक है साहब। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, और ये सबसे बड़ी जो आपको होगी झील इसे माना जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अनूप झीलें जो होती है ना,
उन अनूप झीलों में ये भारत की सबसे बड़ी, भारत की क्या, एशिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील उड़ीसा में। और एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है, ये अलवर वाले क्षेत्र में है ना। तो ये भी मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में है ना। ये 75 हमने ऑलरेडी देख लिए। अब इन 75 में देखिए 5 और आगे जुड़ जाती है तो 80 हो जाती है। इन 5 के बारे में भी जानकारी हासिल हम कर लेंगे। ठीक है साहब। अब देखो भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना नामसार स्थल के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पर, फैक्चुअल क्वेश्चन पर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो सबसे बड़ी अगर आर्द्र भूमि भारत में पूछी जाए तो वह है सुंदरवन आर्द्र भूमि। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी वन का डेल्टा है, इसका मतलब यही सबसे बड़ी आर्द्र भूमि होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भारत में सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन आर्द्र भूमि। और सबसे छोटी है रेणुका। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे छोटी आर्द्र भूमि है रेणुका आर्द्र भूमि, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे पुरानी चिल्का झील है, क्योंकि ये सबसे पहली जोड़ी गई थी भारत में, वो चिल्का झील है। और चिल्का झील मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में हुआ करती थी पर अब नहीं है। ठीक है साहब। अब यहाँ पर देखें राज्यवार सूची किस सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 है ना। और पंजाब में 6 है। इतनी आपको याद रखने वाली बात नहीं है कि पंजाब में कितनी है, हिमाचल प्रदेश में इतना कोई नहीं पूछेगा। आप याद रखो सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, उसके बाद में है यूपी में। इतना आपको याद रख लेना है। केरल में 3 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, गुजरात में 4, हरियाणा में 2 हैं, राजस्थान में 2 हैं। ठीक है। सांबर झील हो गई एक तो, और एक केलावदी राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 हैं। ये आपको इतने को याद रखने की बात नहीं है। तमिलनाडु में 14 है प्लस 3 या शायद 2 इसमें और जुड़ गई हैं, अभी आगे देख लेते हैं। त्रिपुरा में 1 है, कौन सा, रुद्र सागर, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। त्रिपुरा में 1 है तो कौन सी है वो, रुद्र सागर। यहाँ पर मणिपुर में 1 है, वो कौन सी है, लोकटक। ऐसी चीजें तो आप याद रख सकते हो ना, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ना। उसके बाद गोवा में 1 है, कौन सी थी, नंदा झील। कर्नाटक में 1 थी, अब बढ़ के और ज्यादा बढ़ गई है ना। मिजोरम में 1 है, कौन सी, पाला वेटलैंड, है ना। ये है, इतना हमने देख लिया है। देखिए इमारती लकड़ी के उत्पाद, पानी की आपूर्ति और जैव विविधता रखरखाव के लिए आर्द्र भूमियां जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आर्द्र भूमियां जो क्षेत्र है वो पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी कम करती है। मान लीजिए देखिए ये यहाँ पर आर्द्र भूमि है, यहाँ से नदी जल जो है वो खूब मात्रा में आ रहा है, और ये क्या है, ये दलदली क्षेत्र है ना। तो ये जल को क्या करेगी, दलदली क्षेत्र, ये भूमियां इसको सोख लेगी। इसलिए आगे का मान लीजिए यहाँ पर कोई ह्यूमन हैबिटेट है, वो ह्यूमन हैबिटेट जो है वो यहाँ पर बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इस प्रकार का पानी के प्रवाह की गति को कम करने का काम भी करती है आर्द्र भूमियां। ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी बना देगी कि आर्द्र भूमियों के उपयोग या आर्द्र भूमियां जो निम्नलिखित में से कौन सा काम करती है। इसके बाद में देखिए अलग अलग टाइम पे जोड़ी गई यहाँ पर रामसर भूमियां दी गई हैं, है ना। पॉइंट कैलिमर कहाँ है, पॉइंट कैलिमर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको दिखेगा तमिलनाडु में, है ना। यहाँ पर मछली की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और जो भी व्यावसायिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब एक एक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा पर एग्जाम पास में है, टाइम अपने पास है नहीं है ना। स्पून बिल सैंड पाइपर और ग्रे पेलिकन जैसी जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर निवास करती है। तो ये स्पून बिल सैंड पाइपर, ग्रे पेलिकन, ये क्या है, ये बर्ड्स हैं। तो यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछती हैं, कुछ नाम दे देगी आपको, स्पून बिल सैंड पाइपर, ग्रे पेलिकन, और 2-4 नाम दे देगी। ये निम्नलिखित में से क्या है, मछली की प्रजातियां हैं, बर्ड्स है, स्पाइडर हैं, मंकी की कुछ प्रजातियां हैं, ऐसा नाम दे देंगे आपको, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल NTCA, तो ये 2006 में अपने यहाँ बनाई गई थी और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बाद में ये बनाई जाती है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम भी है अपने यहाँ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर कब से चल रहा है, 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर अपने यहाँ चल रहा है। अब चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, जो चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है ना। और ये रामनाथपुरम जिले में हुआ करता है, तमिलनाडु के, है ना। ये एक पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ पर शीतकालीन प्रवासी पक्षी आते हैं रशिया वगैरह दूसरे देशों से यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है, उभयचर और मोलस्क की अनेक प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि, ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है ना।
और आप कहो कि 10,500 लोग, लगभग 10,500 के आसपास लोग जो है अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। सुचिंद्रम थेरूर जो आर्द्रभूमि परिसर है इसी के ऊपर, है ना, जो थेरूर टैंक द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर करता है और ये मानव निर्मित टैंक है। तो सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कैसी है? मानव निर्मित। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि रेणुका और बहुत सारे और एग्जाम्पल दे दिए थे कि इनमें से मानव निर्मित कौन सी है। तो सुचिंद्रम थेरूर जो है ये मानव निर्मित है। वुडवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये 1999 में बनाया गया था। यहाँ पर सर्दियों के जल पक्षियों की संख्या जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। टैंकों में यूरेशियन विजन, अनस पेनेलोप, नॉर्दर्न पिंटेल, ये देखिए ये भी बर्ड्स हैं। नॉर्दर्न पिंटेल वगैरह क्या है? गार्गनी, अनस, है ना। यहाँ पे ये इस प्रकार के जल पक्षी यहाँ पर खूब मात्रा में आया करते हैं। आपके कान में पड़े होंगे ना ऐसे नाम, नॉर्दर्न पिंटेल वगैरह। मान लीजिए 4 बर्ड्स के नाम दे रखे हैं, आपने एक भी आपके पकड़ में आ गया कि नॉर्दर्न पिंटेल ये तो बर्ड है, तो आपका क्वेश्चन सही हो सकता है ना। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य ये क्या है? तो ये भी तमिलनाडु में ही है, ये तमिलनाडु के ही अभी हम देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए बबूल के पेड़ों की प्रमुख विकास में बसेरा करते हैं। यहाँ पर बबूले की प्रजातियां पाई जाती है। कारिकिली पक्षी अभयारण्य ये जो है तमिलनाडु में है और ये गैर बारहमासी वर्षा सिंचित सिंचाई टैंक जो है इसमें शामिल इसके अंतर्गत है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये भी तमिलनाडु में है। राजहंस हो गया, कूटमुनिया, स्ट्रॉक, पेलिकन समेत अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। पिचावरम मैंग्रोव वन ये भी तमिलनाडु में ही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सबसे पहले बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो फर्स्ट है। सेकंड कौन सा है? पिचावरम मैंग्रोव वन, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये है। मन्नार की खाड़ी मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी तमिलनाडु में ही है। मन्नार की खाड़ी वगैरह आपको पता ही है। वेम्बनूर जो है ये एक मानव निर्मित है। तो वेम्बनूर जो है ये भी मानव निर्मित है। और वो सुरेंद्रम हमने देखा था अभी, वो भी मानव निर्मित है ना। ठीक है साहब। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य जो है यहाँ पर भी अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। पर्पल स्वॉर्म फैन है, स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन है। फिर उदयमथंडपुरम जो है ये पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में ही है और ये मानव निर्मित टैंक सिंचाई वाला शामिल है। तो ये भी मानव निर्मित ही है। वैसे सारों को याद करना ये मुश्किल है कि कौन मानव निर्मित है कौन मानव निर्मित नहीं है। फिर भी कान में आपके पड़ा हुआ मान लीजिए यही पूछ ले सीधा ही आपके दिमाग में, है ना, कि जो ये उदयमथंडपुरम जो है ये मानव निर्मित है कि नहीं है, तो कुछ भी फायदा अगर हो जाए क्लास का तो वो हम देख सकते हैं। बाकी आपको रटने नहीं बैठना है एक को, ये क्लास पढ़ के ही आपके दिमाग में जो आ जाए वही बहुत है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में ही है। कुंथनकुलम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य में बाद में कर दिया गया था, है ना। पार्वती अर्घ जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर 2 ऑक्सबो झीलें पाई जाती है, पार्वती ताल और अर्घा ताल, इसलिए इसका नाम पार्वती अर्घ रख दिया गया है। ये ऑक्सबो झील क्या होती है? देखिए नदी इस प्रकार से विसर्पण करते हुए आगे बढ़ती है, तो कालांतर में वो ये विसर्पण जो है वो आगे बढ़ता 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 इस प्रकार से विसर्पण करने लगती है नदी, है ना। फिर धीरे धीरे नदी इस प्रकार से विसर्पण करने लगती है। बाद में ये नदी जो है यहाँ पर मिल जाती है, तो ये पानी फिर इधर ना जाके इधर से ही इधर गुजरने लगता है और ये जो है ये अलग से ही क्षेत्र रह जाता है। तो ये जो अलग से क्षेत्र रह गया इसे ऑक्सबो लेक या इसे गोखुर झील या इसे कहा जाता है गोखुर झील या ऑक्सबो झील जो है इसे कहा दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सबो झील है पार्वती अर्घ, ठीक है साहब। समन पक्षी अभयारण्य जो है ये गोखुर झील है, वैसे ही देखिए मैंने ऑक्सबो लेक अभी बताया आपको इस प्रकार की, तो यही है। ये समन पक्षी अभयारण्य भी गंगा के बाढ़ के मैदानों में ये स्थित है। समन, समसपुर, इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में सह वाली ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में है ना। ये जो समसपुर है ये भी बारहमासी तराई का दलदल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है इजिप्शियन जो गिद्ध है वो पाया जाता है, पलास की मछली, ईगल, है ना, ये पोचोड वगैरह पक्षी वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हिंदी अनुवाद में देखिए ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए इंग्लिश में ये सब चीज़ें हों तो ज़्यादा बढ़िया रहती है। फिर है सांडी पक्षी अभयारण्य जो है ये भी कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। सरसई नवर झील ये उत्तर प्रदेश में ही है।
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी उसकी क्षेत्र की मान्यता दे रखी है। सूर सरोवर या जिसे कीथम लेक भी कहा जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये मानव निर्मित है। तो ये क्या है? मानव निर्मित। सूर सरोवर क्या है? मानव निर्मित है। ऊपरी गंगा जो है ये यहीं पे है, और इस ऊपरी गंगा नदी वाले क्षेत्र में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, और जो ऑटर्स है, ऊदबिला, वो पाए जाते हैं। लगभग 6 कछुए की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य बखेड़ा कहाँ खड़ा होता है? तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना। उसके बाद में हम नीचे आ जाएं तो हैदरपुर जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये एक आर्द्रभूमि है जो अभी नई नई ही भारत में जोड़ी गई है आर्द्रभूमि। ठीक है। कितने हजार पक्षी हैं ये कोई आपको याद रखने वाली बात नहीं है। रामसर साइट अब पंजाब में देखें तो ब्यास संरक्षण रिजर्व है, ये पंजाब में ही है। ठीक है। उसके बाद में हरीके देखें, हरीके आर्द्रभूमि जो है तो ये इसी पे, तो ब्यास और सतलुज नदियों का जहाँ पर संगम होता है पंजाब में, वहाँ पर हरीके बांध है, तो वहीं पर ये हरीके आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये मानव निर्मित है। ऐसी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कांजलि ये जो है ये कहाँ पर है? तो ये भी पंजाब में ही है। जो ब्यास नदी की सहायक नदी है काली बेई, उस काली बेई नदी के ऊपर ही है कांजलि वन्यजीव ये जो है। और केशवपुरी मियाँ, ये भी केशवपुरी मियाँ जो है ये कहाँ पर है? पंजाब में ही है। नांगल, तो नांगल जो है भाखड़ा नांगल कहाँ है? वहीं पे है। तो नांगल वन्यजीव अभयारण्य भी शिवालिक की तलहटी में है, पंजाब राज्य में। आगे चलते रोपड़, तो रोपड़ तो सतलज नदी के मोड़ पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में है। ओडिशा में अगर देखें तो ओडिशा में 6 है। भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका मैंग्रोव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका मैंग्रोव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं ऑलिव रिडले, एक तो कछुआ यहाँ पर खूब ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और खारे पानी के मगरमच्छ यहाँ पर भीतरकनिका में ज़्यादा पाए जाते हैं। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो मगरमच्छ की प्रजाति होती है वो यही होती है। ठीक है ना। ठीक है साहब। चिल्का झील उड़ीसा की सबसे बड़े खारे पानी का लगून, जिसे अनूप झील भी कहा जाता है, ये यही है। भारत का नहीं, एशिया का भी ये सबसे बड़ा लेगून है, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा लेगून है, और एशिया का और भारत का पहला सबसे बड़ा लेगून है ना। लेगून क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पिछले लेक्चर्स में, और इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था 1993 में, परंतु सरकार के प्रयासों के बाद इसे 2002 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से वापस निकाल दिया गया है। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तंपारा लेक जो है ये भी, तंपारा लेक कहाँ पर है? तो तंपारा लेक है उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए कॉमन पोचार्ड, रिवर टर्न्स, साइप्रिनस स्कॉर्पियो, ये सब प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो कॉमन पोचार्ड क्या है? एक पक्षी है। एक कान में पड़े होंगे ना आपके, तो सही रहेगा। हीराकुद जलाशय जो है, ये हीराकुद जलाशय कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश बाकी जगह ओडिशा में ही हीराकुद जलाशय आपको मिल जाएगा, महानदी के ऊपर बना हुआ है ना। तो ये एक आर्द्रभूमि है। अंशुपा लेक जो है, अंशुपा लेक भी ओडिशा में ही है, और ये मीठे पानी की एक झील है ना। सतकोशिया कंठिया, सतकोशिया गोर्ज आप इसे कहते हो, तो ये भी कहाँ पर है? ये सतकोशिया गोर्ज या सतकोशिया टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है ये, तो ये भी उड़ीसा के अंतर्गत ही है। जम्मू कश्मीर में देखें तो होकेरा, जम्मू कश्मीर की तो आप याद ही कर लीजिएगा। होकेरा जो है ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ये झेलम बेसिन में ये है होकेरा, है ना। और कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा पक्षी रिजर्व है होकेरा आर्द्रभूमि है, जम्मू कश्मीर में है। सुरिनसर मानसर झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, झेलम घाटी में ही है। तो होकेरा, सुरिनसर, मानसर ये सब झेलम घाटी में ही बनी हुई है ना। मानसर नदी जो है मुख्य रूप से सतही अपवाह और आंशिक रूप से धान के खेतों के लिए खनिज युक्त पानी से पोषित होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। वुलर झील जो है ये तो झेलम नदी के किनारे है, ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। झेलम नदी जाती है, वुलर झील में गिरती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। हीगम है ना, ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। हीगम भी पूछा गया है ऑलरेडी, तो ये बारामूला जिले में है हीगम। ठीक है। शालबाग है ना, ये शालबुग या शालबाग या शालबाग, इस प्रकार से कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही है शालबाग। गुजरात में देखें तो नाल सरोवर कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत है नाल सरोवर। ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्बल टील, स्टॉप ओवर, इस प्रकार के पक्षी वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं।
सोइशबिल लैपिंग, इस प्रकार का नाम जो है आपके दिमाग में पड़ा हो कि लैपिंग क्या होता है, तो लैपिंग कोई पक्षी होता है। खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, तो खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो हम आ जाएंगे थोल जीव अभ्यारण्य पर। तो थोल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, थोल झील कहाँ है, तो ये भी गुजरात के अंतर्गत ही है थोल झील। थोल झील ये मानव निर्मित है क्योंकि 1912 ईस्वी में गायकवाड़ प्रशासन के द्वारा, यहाँ पर गायकवाड़ शासन था ना, तो गायकवाड़ प्रशासन के द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिए एक टैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, थोल झील की, है ना। और 1988 में राज्य सरकार ने इसे खुले पानी वाली आर्द्र भूमि वातावरण में प्रचलित पक्षी जीवन के लिए फिर इसको अभ्यारण्य के रूप में नामित कर दिया गया था, है ना। देखिए ये फिर आ गया ना मिलनसार लैपिंग। तो लैपिंग क्या है, एक पक्षी है ना। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी अनुवाद करने पर ये देखिए नाजुक क्या मतलब होता है, वल्नरेबल। वल्नरेबल जो है ये आईसीएन की एक लिस्ट होती है, इसका मतलब नाजुक नहीं होता है हिंदी अनुवाद, वल्नरेबल का यही होगा, वल्नरेबल, है ना। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है, तो वाधवाना आर्द्रभूमि भी गुजरात के अंतर्गत ही है। अगर मध्य प्रदेश में आ जाए तो भोज, तो परमार राजा भोज कहाँ के थे, भोज कहाँ थे, तो मध्य प्रदेश के राजा, तो ये मध्य प्रदेश में ही होंगे, है ना। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, इंदौर को पानी दिया जाता है यहाँ से। साखे सागर जो है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास में एक झील है, ये भी, है ना। सिरपुर आर्द्रभूमि जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही है, इंदौर धार रोड के ऊपर स्थित है ये मानव निर्मित है सिरपुर। केरल में देखा जाए तो आपको अष्टमुड़ी जो आर्द्रभूमि एक दिखेगी, अष्टमुड़ी लेक भी है वहां पर, है ना। फिर है सस्तम कोटा, ये केरल की राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सस्तम कोटा। यहाँ पर कावाबोरस नामक लार्वा जो है वो बहुतायत में पाया जाता है ना, जो पानी में मौजूद जीवाणुओं को मारकर पानी को शुद्ध बना देता है। क्या, कावाबोरस नामक एक लार्वा पाया जाता है वो। वेम्बनाथ कोल या वेम्बनाथ झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, बड़ी नहीं, सबसे लंबी ऐसे झील है वेम्बनाथ झील, सबसे लंबी। लगभग 10 नदियों से इसे पानी में मिलता है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है ये। पहला कौन सा है, तो चिल्का झील। केरल की सबसे बड़ी झील है ये वेम्बनाथ। वेम्बनाथ झील में जो नेहरू बोट रेस, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वो आपको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में देखें तो चंद्रताल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद पोंग झील जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है और इस पोंग झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक महाराणा प्रताप है, एक राणा प्रताप सागर है। राणा प्रताप सागर ये एक डैम है, ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर, तो चंबल नदी पर, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये महाराणा प्रताप या राणा प्रताप सागर, है ना। ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग डैम, ठीक है साहब। रेणुका सागर, इसके बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है ना। ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि रेणुका, यही क्वेश्चन था कि मानव निर्मित है कि नहीं है। तो रेणुका सागर जो है सरोवर, ये जो है गिरि नदी जो है उसकी वजह से बनती है, तो ये एक मानव निर्मित नहीं है बल्कि नेचुरल है। महाराष्ट्र में अगर हम आ जाएं तो लोनार झील को कौन नहीं जानता है, ये महाराष्ट्र में ही है ना। ये लोनार झील जो है ये झील में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपना रंग भी बदलती रहती है और लवणीयता और क्षारीयता इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड के टकराव से ये बनी है। कुछ ज्योग्राफी के जो आपको हो कि विद्वान है वो ये कहते हैं कि ये किसी न किसी एक ज्वालामुखी का क्रेटर है, इस प्रकार की बातें यहाँ पर हैं। नंदूर मधमेश्वर जो है ये महाराष्ट्र की पहली आर्द्रभूमि है ना। गोदावरी और कदवा नदियों के संगम पर बना है नंदूर मधमेश्वर, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में उल्हास नदी के क्रीक पर बना हुआ है ये। उसके बाद में हरियाणा में आ जाए तो हरियाणा में दो है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के पास में है, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। आप कहोगे कि सर जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इतना इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपको दिमाग में यही पूछा जाएगा कि ये कौन से राज्य में है, और मैक्स टू मैक्स इतना पूछा जा सकता है कि ये मानव निर्मित है कि नहीं है। सारे मानव निर्मित रटने बैठेंगे तो इतना अपने पास टाइम भी नहीं है ना। और इतना रटना जो है इसकी कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। लद्दाख वाली आप याद रखना, 100 कार आर्द्र भूमि परिषद जो है ये आपको मिल जाएगी लद्दाख के अंतर्गत, है ना। इसमें स्टार सापुप 100 और झील और 100 कार झील जो है वो इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर
ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, और ये मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है पक्षियों का, उसके अंतर्गत ये पड़ता है सोकार। और यहाँ पर सोमिरिरी जो है ये भी, ये ऐसा लिखा जाएगा वैसे सोमिरिरी, क्योंकि ये लद्दाखी वर्ड है। तो ये सोमिरिरी क्या है, ये खारे पानी के लिए, झील के लिए मीठे पानी है, जिसमें इसके किनारों के साथ गीले घास के मैदान और बोरेक्स भरे आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं यहाँ पर, है ना। खारे पानी के लिए मीठे पानी, ये क्या प्रिंटिंग हुई है यहाँ पर, ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि खारे पानी की है कि मीठे पानी की। मेरे हिसाब से ये खारे पानी की होनी चाहिए, पर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। राजस्थान में अगर हम देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये मौसमी एक लगून बनाया हुआ है, यहाँ पर पक्षियों के लिए जाना जाता है, और ये मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत है अपने यहाँ, है ना। तो केवलादेव मैंने अलवर बता दिया था, वहाँ पर ये भरतपुर में हुआ करता है ना, माफ़ कीजिएगा, भरतपुर में केवलादेव। यहाँ एक है सांबर झील। सांबर झील जो है वो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ये तो आपको याद रखना। और इस सांबर झील में 6 नदियाँ गिरती है, मेड़ता, सामोद, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियाँ इसमें आके गिरती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पूछे तो पूर्वी कोलकाता है, ठीक है, सुंदरबन आर्द्र भूमियाँ हैं। और अगर उत्तराखंड में देखें तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व देखने को हमें मिल जाएगा, और दीपोर बिल आसाम में देखने को मिल जाएगा, और कोलेरू झील जो है ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में मात्र एक है कोलेरू झील, है ना। गोदावरी कृष्णा नदी के किनारे, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। दीपोर बिल जो है ये आसाम में हमें देखने को मिल जाएगी, है ना। कहाँ तो है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। बिहार की एकमात्र है कबरताल या कंवर झील, ये आपको याद रख लेना है ना। ये गंडक नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है कबरताल। मणिपुर में लोकटक झील है एकमात्र, है ना, और ये मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड में भी मणिपुर की लोकटक झील है। और ये मणिपुर की लोकटक झील जो है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कहा जाता है केबुल लामजाओ। तो यूपीएससी पूछ लेगी देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है लोकटक झील में, जो कि कहाँ है, मणिपुर में। ये आपको याद रखना, ये देश का नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा है जो कि तैरता हुआ आपको भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। रुद्र सागर झील कहाँ है, तो रुद्र त्रिनेत्र, ये मैंने आपको बताया था। तो रुद्र सागर आपको देखने को मिल जाएगी त्रिपुरा में, है ना। गोवा में है तो नंदा झील गोवा में हमें देखने को मिल जाती है, ऑलरेडी हमने ये देख चुके हैं। नंदा झील जो है वो गोवा में है ना। जुआरी नदी की एक सहायक नदी है, उसके नदी के किनारे पर है नंदा झील। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, और ये है कहाँ, मंड्या जिले में है, कावेरी नदी के तट पर। और ये मंड्या जिला जो है यहाँ पर मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ कर्नाटक में 4 साल तक, है ना। तो ये मंड्या जिले में ही मैं रहता था। तो ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी वहीं पर है, कावेरी नदी के किनारे। रामसर की देखे, मिजोरम में देखे तो रामसर साइट है पाला झील, है ना। पाला कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी मिजोरम में, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पर टीपोडिडाओ और छोटी पाला नदी में जहाँ पर आके मिलती है वहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। अब अगर देखें तो 5 और शामिल किए जाते हैं, 75 हमने देख लिए हैं, और 5 और शामिल किए जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 80, है ना। तो इन 5 के बारे में देख लेंगे। इन 5 में से 3 स्थल है ना, जैसे एक तो अंक समुद्र, एक है अग्नाशिनी एक्सचुरी, और एक मगडी केरे, ये है कर्नाटक में, ठीक है ना। तो कर्नाटक में अभी ऊपर हमने एक देखा था, तो 1 + 3, तो कर्नाटक में कितने हो गए टोटल 4। और तमिलनाडु में हमने देखे थे 14, 14 + 2 और जोड़ दे तो 16 तमिलनाडु में हो गए। तो अभी भी देखो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, फिर यूपी में, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर 10, ये लेटेस्ट डेटा हो गया अपना, है ना। जबकि 2 कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान दे लेना है। ये अभी अभी नए नए ही शामिल हुए हैं, है ना। ये इसके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रख लेनी है। जो ये 5 अभी भी नए शामिल हुए हैं ना, इनके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नए नए अभी शामिल हुए हैं, ठीक है साहब। यहाँ पर अगर आप देखें 2 फरवरी 1971 को ये समझौता जो है कर लिया गया था, ठीक है। और 1 फरवरी 1982 को हमने इस पर साइन कर दिया था। अभी हमने 2022 में 75 वर्ष भी इसमें, माफ़ कीजिएगा, हाँ, कुल संख्या जो है 75 तक ले जाने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है। 2022 में हमने 75वां जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मना ही लिया है ना। अब हमारे यहाँ 80 हो गई है टोटल, ये आपको याद रखना है संख्या,
ठीक है, अभी देखना ये जो 5 शामिल हुई ना नहीं, इनमें से अंक समुद्र जो है कर्नाटक में है, अग्नाशिनी कर्नाटक में है, मगधीकेरे जो है कर्नाटक में है। अभी ए कौन सी थी, तो रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू जो है ये कावेरी नदी पर, कहाँ पर, तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। ये मंड्या वंड्या है, कहाँ है ये आपको याद रखना नहीं है। अंक समुद्र देखें, जैसे शिवना समुद्र है ये कावेरी नदी पर है, तो अंक समुद्र ऐसा नाम याद रखना। मगडी केरे जो है ये वहाँ पर बढ़िया घूमने की जगह है। हम एक बार हमने प्लान बनाया था जाने का, मगर नहीं जा पाए, है ना, तो भाग्य हमारा। हमें क्या पता था कि ये रामसर साइड में शामिल हो जाएगी। तो अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अगनाशिनी और मगधी केरे ये जो है कर्नाटक में है। 2 और तमिलनाडु में जुड़ गई, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, और एक जो है वो और जुड़ जाती है इसमें, है ना। तो ये 5 यहाँ होगी। अब देखिए अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, तो ये क्या है, एक मानव निर्मित है। क्या है ये, मानव निर्मित है। ये जानकारी मैंने कहाँ से लाया हूँ मैं, ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना अपनी, वहीं से ही मैं ये जानकारी लेके आया हूँ, है ना। ठीक है, ये मानव निर्मित है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती है, कितने मेंढक कितने पाए जाते हैं, ये कोई जानकारी याद रखने वाली नहीं है। अग्नाशिनी एस्चुरी कहाँ है, ये तो ये कर्नाटक में ही है ना। तो अग्नाशिनी नदी और अरब सागर के संगम पर बनी हुई है ये अग्नाशिनी एस्चुरी। तो कल को यूपीएससी पूछ लेगी अग्नाशिनी नदी कहाँ पर है, कौन से सागर में गिरती है, तो अरब सागर में है। कहाँ, तो कर्नाटक में, है ना। तो अग्नाशिनी एस्चुरी वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। उसके बाद मगडी केरे जो है, ये मगडी केरे भी कर्नाटक में ही है। ये एक मानव निर्मित झील है मगडी केरे, जिसका निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था, ताकि वर्षा जल का संग्रह वहां पर किया जा सके। ये देखो कराईवेट्टी, कराईवेट्टी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, और ये देश के ये तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय वेटलैंड में से एक माना जाता है कराईवेट्टी, ठीक है साहब। उसके बाद है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में। तमिल शब्द सोलाई से लिया जाता गया है, जिसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो शोला वन जो है वहीं पर तमिलनाडु में वाला जो नीलगिरी अन्नामलाई वाला जो क्षेत्र है, पालनी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है इनको कहा जाता है शोला फॉरेस्ट। तो यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि शोला फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, या दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में। तो बिल्कुल तमिलनाडु वाला नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, कालाकाडू, मुंडनथुरई और कन्याकुमारी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है लोंग शोला जो फॉरेस्ट है वो, है ना। ठीक है साहब, ये हमने देख लिया। तो देखिए अब तक हमने ये सारी देख ली है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे बड़ा क्या है, सुंदरबन, ठीक है। सबसे छोटा कोई साइट है, सबसे छोटी साइट कौन सी है, तो वो है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये मानव निर्मित नहीं है, नेचुरल है। सबसे पहली देखें तो चिल्का झील, आपको याद रख लेना है। और सबसे ज़्यादा अगर देखें तो तमिलनाडु में। उसके बाद में हम देखें सेकंड किस पे आते हैं, तो यूपी में है, ये आपको याद रख लेना है। इतनी सारी जानकारी याद रख लेना है, और टोटल कितनी है, 80 साइट्स है, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। होकेरा का है तो जम्मू कश्मीर में, ये सब चीज़ें आपको याद रख लेना है। बस इतना ही आज हमें देखना है। तो आज का लेक्चर बस हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।